हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। फ्रेंड्स, हम तैयारी कर रहे हैं एनटी यूजीसी नेट की हिंदी सब्जेक्ट से। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नई समीक्षा और इसके सिद्धांत पढ़ेंगे और इसके प्रमुख स्रोत पढ़ेंगे, और ये कब शुरू हुआ ये पढ़ेंगे, और इसमें जितने कवि आए हैं वो पढ़ेंगे, और आलोचक पढ़ेंगे, और 20वीं शताब्दी के कवि जितने भी आते हैं उसमें पूछे जाते हैं पाश्चात्य साथ में। ये क्वेश्चन आ चुका है। इसमें आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से कवि 20वीं शताब्दी के हैं और उनकी प्रमुख रचना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए देखिए। और फ्रेंड्स, आपका चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके जरूर देखिए, वो आपके बहुत काम आएंगे। चलिए, नई समीक्षा का जो प्रारंभ है वो कब हुआ ये मैं आपको बता देती हूँ। ये जो है नई समीक्षा पद्धति का इसका नाम इसको यही दिया गया, जो पश्चिम में रचना या कृति की समीक्षा पद्धति को क्या नाम दिया गया? नई समीक्षा दिया गया। जो पश्चिम में रचना या कृति की जाती थी उसकी आलोचना या समीक्षा की जाती थी, उस पद्धति को उन्होंने क्या नाम दिया? नई समीक्षा। और इस शब्द बंध का सर्वप्रथम प्रयोग कोलंबिया विश्वविद्यालय में तुलनात्मक साहित्य के प्रोफेसर किसने किया? कौन थे तुलनात्मक साहित्य के प्रोफेसर? जे.ई. स्पिनगार्ड थे। कौन थे? जे.ई. स्पिनगार्ड। ये 1910 में दी न्यू क्रिटिसिज्म शीर्षक अपने लेख में इन्होंने किया इसका नई समीक्षा का प्रारंभ। और फ्रेंड्स, जो स्पिनगार्ड है इनकी कलाकृति को ऐतिहासिक अध्ययन के दबाव और सामाजिक विज्ञानों से मुक्त रखने का पक्षधर रही है, किंतु नई समीक्षा को एक पद्धति विशेष के रूप में अपनाने की शुरुआत जॉन क्रो रैनसम की पुस्तक से हुई। रैनसम की इस पुस्तक का नाम, फ्रेंड्स ये पुस्तक के नोट करते जाइए, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ इनका अच्छे से नोट करते जाइए। जितनी भी पुस्तकें मैं बता रही हूँ, जितने भी राइटर बता रही हूँ और कौन सी सदी के हैं उनका टाइम पीरियड भी नोट करते जाइए। तो दी न्यू क्रिटिसिज्म नाम की पुस्तक थी जिसका प्रकाशन न्यू डायरेक्शंस न्यूयॉर्क से 1941 में हुआ। रैनसम जो थे उनका समय पीरियड क्या था? 1889 से 1974। तो ये भी फ्रेंड्स कौन से हुए? 20वीं शताब्दी के कवि हुए, ये नोट करते जाना। नई समीक्षा के उन नायकों में अग्रगण्य हैं ये। इन्होंने ही एलन टेट के साथ 1922 ईस्वी में दी फ्यूजिटिव पत्रिका की शुरुआत की, जिसमें प्रथम बार नई समीक्षा की प्रवृत्तियों के संकल्प बीज उभर कर सामने आए। यह पत्रिका 3 वर्ष ही चली और रैनसम को कैनियन रिव्यू जैसी पत्रिका की स्थापना करनी पड़ी। यह पत्रिका 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुई और बहुचर्चित भी रही। रैनसम की पुस्तक द कीनियन क्रिटिसिज्म, रैनसम की पुस्तक, किसकी पुस्तक फ्रेंड्स? रैनसम की पुस्तक कौन सी? ये रैनसम की है। ये आप इस पैराग्राफ में जो जो पुस्तकें बताई गई वो आप नोट करते जाना और इसको अच्छे से पढ़ लेना फ्रेंड्स। तो द कीनियन क्रिटिसिज्म 1951 में हुई। ये इसी पत्रिका के लेखों का संग्रह है। ये आलोचना के क्षेत्र में रैनसम जिन 2 समीक्षात्मक कृतियों के कारण चर्चित हुए उनके नाम है द वर्ल्ड्स बॉडी 1938 और द न्यू क्रिटिसिज्म 1941। द वर्ल्ड्स बॉडी का लक्ष्य काव्य सिद्धांत का निरूपण और कविता की आलोचना के लिए नया मार्ग निर्मित करना है। रैनसम के आधारभूत सिद्धांत शब्द विधान का रूप भी इसी के भीतर से उभरा, और यह धारणा भी कि अर्थ विधान स्ट्रक्चर और शब्द विधान टेक्सचर्स के संगठन से कविता निर्मित होती है। रैनसम ने अपनी दूसरी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक पुस्तक द न्यू क्रिटिसिज्म में समकालीन 4 महत्वपूर्ण आलोचकों के अध्ययन के उपरांत तत्वमीमांसीय आलोचक की महत्व प्रतिष्ठा की। इन चारों लेखों के नाम कौन कौन से फ्रेंड्स? इन नोट कर लो, ये सारे नाम आए हैं इसमें। कौन कौन से नाम है? आई ए रिचर्ड्स, द साइकोलॉजिकल क्रिटिक टी.एस. एलियट, द हिस्टोरिकल क्रिटिक इवोर विंटर्स, द लॉजिकल क्रिटिक द वांटेड, एंड ऑटोलॉजिकल क्रिटिक। प्रथम लेख में रैनसम ने आई ए रिचर्ड्स को नई समीक्षा का जनक माना, उनकी समीक्षा पद्धति का वैश्विक निरूपण किया। टी.एस. एलियट को ऐतिहासिक समीक्षक नाम इसलिए दिया कि वह कविता को परंपरा के संदर्भ में देखते हैं। इवोर विंटर्स को उन्होंने नैतिकता के बोझ से लड़खड़ाते गद्य का समीक्षक कहा, जिसके वश की बात ही नहीं है वह कविता के पाठ का विश्लेषण कर सके। चौथे लेख में रैनसम ने कविता को तत्वमीमांसीय माना।
तत्वमीमांसा को आटोलॉजिकल कहते हैं, आंटोलॉजिकल, और कहा कि विज्ञान से निरपेक्ष कविता की स्वतंत्र सत्ता है। नई समीक्षा की प्रमुख प्रवृत्तियां एलियट और रिचर्ड्स के कृतियों में मिलने लगती है। F.R. लेविस ने अपनी पुस्तक रेवोल्यूशन 1936 में कहा, वे उस नए दृष्टिकोण को सामने ला रहे थे जिसकी नींव एजरा पाउंड, T.S. एलियट और I.A. रिचर्ड्स ने रख दी थी। अब इसकी जो नई समीक्षा है, इसका जो नामकरण रखा है, इसकी उपयुक्तता क्या होगी ये बताया गया है इसमें। तो देख लीजिए, नए आंदोलन के लिए न्यू क्रिटिसिज्म संज्ञा उपयुक्त नहीं है या नहीं, इसमें पूछा, या आलोचकों ने इसका बताया कि ये इसका नाम ये सही है या नहीं है। तो इसके बारे में आलोचकों ने आगे बताया कि न्यू क्रिटिसिज्म संज्ञा ना तो उपयुक्त है ना अर्थपूर्ण। इसका प्रधान कारण यह है कि सभी नए आलोचकों की ना तो आलोचनात्मक प्रवृत्ति एक जैसी है, ना धारणाएं और आस्थाएं एक जैसी है। ये सब डिफरेंस इनकी सबकी जो भी न्यू क्रिटिसिज्म वाले जो कवि आए, जिन्होंने आलोचक आए हैं, इनकी सभी आलोचना जो वो अलग अलग है, इसलिए इन्होंने ये कहा ये संज्ञा उपयुक्त नहीं है न्यू क्रिटिसिज्म की। ना धारणाएं और ना आस्था एक जैसी है, इनमें तीव्र मतभेद साफ दिखाई देता है। यह भ्रम ही नहीं होना चाहिए कि नई समीक्षा ने किन्हीं नए सिद्धांतों अथवा विचारों का प्रतिपादन किया। नए आलोचकों ने सभी परंपरागत ऐतिहासिक आलोचना पद्धति को अस्वीकार किया है और कृतिकार को केंद्र से हटाकर कृति या कृति कलाकृति को विवेचन विश्लेषण के केंद्र में स्थापित किया है। इतना ही नहीं, कृति के शब्द विधान पर नए ढंग की प्रविधि या तकनीकी दृष्टि से विचार किया है। बहुत से विद्वानों ने न्यू क्रिटिसिज्म संज्ञा में अर्थगत अनिश्चित, संदर्भगत भटकाव और अव्याप्ति की शिकायत मुखर मौन दोनों रूपों में की है। इन विद्वानों ने न्यू क्रिटिसिज्म संज्ञा के स्थान पर सौंदर्यपरक रूपवाद या फिर विश्लेषणात्मक आलोचना जैसी संज्ञा को प्रयुक्त माना। क्लिंस बुक का कथन क्या है फ्रेंड्स, ये नोट कर लेना। ये क्लिंस बुक का कथन है, इसमें ये पूछे जाते हैं। उन्होंने कहा है कि रैंसम ने आधुनिक अथवा समसामयिक आलोचना को यह सरल, सीधा और तटस्थ नाम दे दिया है, इसलिए क्लिंस बुक ने न्यू क्रिटिसिज्म नाम को अर्थहीन घोषित किया। नई समीक्षा पर कवि आलोचक कालरिज का प्रभाव दबाव मानकर प्रोफेसर R.S. क्रेन ने ज़्यादातर नए समीक्षकों को कालरिजियन नाम दिया है। यह आवाज़ भी खुलकर उठी है कि न्यू क्रिटिसिज्म एक तरह का रूपवाद है, किंतु इस आवाज़ का खंडन यह कहकर किया गया है कि नई समीक्षा मात्र रूपवाद या सौंदर्यपरक रूपवाद नहीं है। रूपवाद की कुछ भाषावादी धारणाओं से मेल खाने पर भी सर्वथा अलग ढंग की आलोचनात्मक प्रवृत्ति है। न्यू क्रिटिसिज्म संज्ञा की अर्थगत अनिश्चितता पर T.S. एलियट का ध्यान गया और उन्होंने अपने निबंध आलोचना के सीमांत में लिखा। कौन सा है निबंध उनका सीमांत? दी फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म 1956 में लिखा। लोग नई समीक्षा शब्द का प्रयोग अक्सर ये समझे बिना करते हैं कि इस शब्द में कितनी अर्थगत विविधता का समावेश है, किंतु इसका प्रचलन इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि इस युग के नामी गरामी आलोचकों में परस्पर कितनी ही भिन्नता क्यों ना हो, वे सभी अपने से पहले की पीढ़ी के आलोचकों से किसी न किसी महत्वपूर्ण बात से भिन्न रखते हैं। इस तरह की शंकाओं विवादों के उठने पर आलोचना के क्षेत्र में न्यू क्रिटिसिज्म शब्द ही इस व्यापक आलोचनात्मक आंदोलन के रूप में रूढ़ हो गया। अब नई समीक्षा का जो है स्रोत कहाँ से, मतलब कहाँ से शुरू हुआ, किस किस कारण से, क्या स्रोत है इसकी, ये बताया गया है। अब 20वीं शताब्दी में आंग्ल अमेरिकी आलोचना ने ऐसी विद्रोही तेवर अपनाया कि इस युग को साहित्यिक आलोचना में क्रांति का युग घोषित किया गया। नई समीक्षा ने एक और तो उस स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण के विरुद्ध बगावत की जो कृतिकार को केंद्र में रखकर भावावेग के सहज उच्चारण को महत्व देता था। दूसरी ओर कलावाद और सौंदर्यवाद, जिसमें कला को निरपेक्ष सत्ता प्राप्त थी, उसे स्वीकार नहीं किया। साहित्य में भारी विचारधाराओं के प्रभाव से दो अत्यंत शक्तिशाली दृष्टियां सक्रिय हुई। कौन कौन सी फ्रेंड्स? ये दो शक्तियां हैं, ये नोट कर लेना। मार्क्स की समाजवादी विचारधारा से पोषित मूल्य दृष्टि, दूसरी मनोविश्लेषणवादी प्रभाव से प्रेरित अवचेतन सिद्धांतों विचार पद्धति। मार्क्स और फ्रायड से प्रेरित प्रभावित इन दोनों आलोचनात्मक पद्धतियों का बल कर्ता और भोक्ता पर था। इन दोनों के विरोध में खड़े नए आलोचक कलाकृति की पाठ विश्लेषण की अनिवार्यता को रेखांकित कर रहे थे। इधर बलूम्सबरी स्कूल के आलोचक हैं E.M. फास्टर, लिटन स्ट्रेची, रोजर फ्राई। ये इन सबको नोट कर लेना फ्रेंड, जो भी है ये कौन कौन है।
आलोचक कलाकृति के पाठ विशेषण की अनिवार्यता को रेखांकित कर रहे थे। इधर ब्लूम्सबरी स्कूल के आलोचक कौन कौन है? E.M. फॉस्टर, लिटन स्ट्रेची, रॉजर फ्राई, क्लाइव बेल प्रबल आवेगों से युक्त कृतिकार की अपेक्षा कलाकृति के रूप को महत्वपूर्ण मान रहे थे। इन सभी का कुछ विरोध कलावादी सौंदर्यवादी चिंतकों से था, पर स्वच्छंदतावादियों से इनका सीधा विरोध था। विद्वानों का विचार है कि नई समीक्षा 1920 के आसपास इंग्लैंड में फूटकर 1930 ईस्वी के करीब अमेरिका में तथा इंग्लैंड में पनपने लगी। इस समीक्षा के बीच सामवेद और रूप तत्वों की अखंडता विषयक अवधारणा के रूप में अरस्तु में भी मौजूद थे, लेकिन इन बीजों के अंकुरित फलवित होने में फ्रांसीसी बिंबवादियों, प्रतीकवादियों, मैथ्यू आर्नल्ड, एजरा पाउंड आदि ने अपने ढंग से योगदान किया। इस दिशा में अविस्मरणीय भूमिका अदा करने के लिए एस.टी. कॉलेज, टी.ई. ह्यूम, जे.ई. स्पिनगान, टी.एस. एलियट, आई.ए. रिचर्ड्स का महत्व विशेष रूप में है। अब कॉलेज का समय पीरियड नोट कर लीजिए, पूछा जाता है फ्रेंड्स। मैं सबके समय पीरियड आपको बताऊंगी, इनको अच्छे से नोट कर लो ताकि आप इनको मिस ना कर पाए। इनसे क्वेश्चन आते हैं, कालक्रम अनुसार लगाने के लिए आते हैं, और मैंने पूछा भी है आपसे। जब मैंने पाश्चात्य शास्त्र का आपको संडे को दिया था वीडियो, क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा भी है ये। उसमें वर्तमान समीक्षा के मूल्यवान संकेत मिलते हैं। ध्यातव्य है कि इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है फ्रेंड्स? बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलेज ने लिखी है। आधुनिक आलोचना की बाइबल कहा गया है इसको, और वर्तमान समीक्षा के मूल्यवान संकेत मिलते हैं इसमें। और आई.ए. रिचर्ड्स तथा एलन टेंट दोनों स्वच्छंदतावाद का विरोध करते हुए भी कॉलेज की बायोग्राफिया के प्रति आदर भाव से आकृष्ट है। वर्तमान समीक्षा पर कॉलेज के इस प्रभाव को देखकर S.N. ग्रेप्सटाइन ने पर्सपेक्टिव इन कॉन्टेम्पोरेरी क्रिटिसिज्म नामक अपनी समीक्षात्मक कृति में कहा कि नई समीक्षा की पत्ती पर तो कॉलेज की विचारधारा की अमिट छाप है। कॉलेज ने कल्पना सिद्धांत में माना कि कल्पना की ही वह तत्व है जो दो विरोधी गुणों के बीच सामंजस्य संतुलन स्थापित करता है। सामान्य विशेष नए पुराने सम विषय विषम जैसे विरोधी विपरीतों के बीच सामंजस्य स्थापना का कार्य कल्पना ही करती है। कॉलेज की इसी विचारधारा से प्रेरणा संकेत ग्रहण करते हुए अनेक नए समीक्षक अपने अपनी पृथक समीक्षा प्रतिमान निर्मित करने लगे। कॉलेज का महत्व देते हुए यह माना गया कि रैनसम के अर्थ विधान, शब्द विधान, एलन टेंट के तनाव, ब्रूक्स के विरोधाभास तथा एमसन के अनेकार्थकता के सिद्धांत दृष्टि पर गहरा प्रभाव, ये सारे सिद्धांत बताए गए हैं फ्रेंड्स। ये भी आप नोट कर लेना, चेक कर लेना इनको ठीक से। सिद्धांत दृष्टि पर गहरा प्रभाव यदि किसी का है तो वह कॉलेज का ही है। कल्पना सिद्धांत भी कॉलेज का है फ्रेंड्स। कविता को एक अखंड इकाई माना गया। इस कल्पना सिद्धांत में जो है इस दृष्टि को नई समीक्षा स्वीकार करती है। नया आलोचक काव्य भाषा की जिस विचार संवाद मुद्रा को ग्रहण किया वे प्रदय भी कॉलेज का ही है। नई समीक्षा के एक स्रोत के रूप में जे.ई. स्पिनगान फ्रेंड्स, ये सारे के सारे जो नई समीक्षा के स्रोत है मतलब साधन है, किस किसने नई समीक्षा मतलब शुरू किया। एक तो कॉलेज हो गया, दूसरा कौन सा है? जे.ई. स्पिनगान है। ये सारे जो मैं बताऊंगी आपको, इनमें इनका साइन पीरियड भी नोट कर लेना, आपको पता चल जाएगा कौन सा 20वीं शताब्दी के कवि है और कौन से ये जो इनके स्रोत है प्रमुख ये कवि जो बताए हैं मैंने आपको। तो जे स्पिनगान का महत्व तो है ही, इनका टाइम पीरियड नोट कर लीजिए 1875 से 1939 है। और टी.ए. ह्यूम जो है 1883 से 1917 है, इनको भी नोट कर लीजिए, ये देख लीजिए, इनका टाइम पीरियड अच्छे से नोट कर लेना, इनको भी भुलाना असंभव है फ्रेंड्स। ह्यूम ने अपने निबंधों में स्वच्छंदतावाद के हंसने हिनाने और रोने बिलखने की प्रवृत्ति पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कविता में भावावेग विहीन तथा ठोस बिंबों के निर्माण के लिए जोरदार तक दिए। उन्होंने कहा, समय आ गया है कि हमें रोमानी परंपरा से मुक्त होकर किसी नूतन परंपरा को खोजकर अपना लेना चाहिए। ह्यूम का यही विद्रोही स्वर नई समीक्षा में निरंतर गूंजता रहा। जे स्पिनगान के बाद टी.ए. ह्यूम और फिर ह्यूम आए हैं। ये टी.ए. ह्यूम के बारे में बताया गया है। यह कहना अनुचित होगा कि टी.एस. एलियट के निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत का आधार ह्यूम के निबंधों में दिखाई दे जाता है। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत अगर आपने नहीं देखा फ्रेंड्स, टी.एस. एलियट को जाके देखिए साहित्य शास्त्र की वीडियो में। जबकि सच्चे अर्थों में नई समीक्षा का जन्म टी.एस. एलियट, इसका टाइम पीरियड नोट कर लीजिए फ्रेंड्स,
टी.एस. इलियट का टाइम पीरियड कौन सा है? ये देख लीजिए, 1888 से 1965। ये सारे ही फ्रेंड्स 20वीं सदी के कवि माने जाएंगे। ये पूछा जाएगा आपसे कि कालक्रम अनुसार लगाओ या इसमें से कौन सा 20वीं सदी का कवि नहीं है। अब आगे देख लीजिए, कुछ विद्वानों ने एलियट को ही नई समीक्षा का जनक स्वीकार किया। एलियट का समीक्षात्मक कृतियों में नई समीक्षा की दृष्टि से एजरा पांड, हिज मीट्रिक एंड पोइट्री 1917 इनकी किताबें हैं फ्रेंड्स। ये सारी बुक नोट कर लो और उनको अच्छे से पढ़ लेना। इनका टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। द सेक्रेट वुड, ये किसकी है? सारी ये एलियट की समीक्षात्मक कृतियों में नई समीक्षा की दृष्टि से एजरा पांड, हिज मीट्रिक एंड पोइट्री सारी एलियट की है, टी.एस. एलियट की। तो और बाकी देख लीजिए, पोइट्री एंड क्रिटिसिज्म 1920, होमेज टू जॉन ड्राइडन, 3 एसेज ऑन पोइट्री इन द 17th सेंचुरी 1924, दांते 1929, सेलेक्टेड एसेज 1917 से 1932, द म्यूजिक ऑफ पोइट्री 1942, वाइट इज अ क्लासिक 1945, ऑन पोइट्री 1947, मिल्टन 1947, द 3 वॉइसेस ऑफ पोइट्री 1953, द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म 1956। ये सारे नाम उल्लेखनीय है। नई समीक्षा को दिशा इन दृष्टि देने के विचार से ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट 1919 का नाम विशेष महत्व रखता है। फ्रेंड्स, ये सारी की सारी बुक जो एलियट टेट की नहीं है, ये सब अलग अलग बुक बताई है। एलियट की समीक्षात्मक कृतियों में नई समीक्षा की दृष्टि से ये बताई गई कौन कौन सी बुक है। ओके फ्रेंड्स, ये सारी नोट कर लेना और अच्छे से इसको पढ़ लेना, देख लेना किसकी बुक्स हैं ये। तो इस निबंध में नई व्यक्तित्व के सिद्धांत की स्थापना में कविता और कवि के अंतर को स्पष्टता से सामने रखा गया है। इसी निबंध में लगभग सभी नए समीक्षकों को किसी न किसी स्तर पर प्रभावित किया। एलन टेट पर तो इस निबंध का जादू सिर पर चढ़कर बोला। भले ही दबे कंठ से ही सही, एलेट ने कहा कि एक सिद्ध कवि की कविता में भाव पक्ष, कला पक्ष एकाकर हो जाते हैं। कविता एक अखंड इकाई है जिसकी काव्य सौंदर्य पर समग्रता में विचार होना चाहिए। ज़्यादातर नए समीक्षकों ने काव्य भाषा, बिंब, प्रतीक, रूपक, लय और संगीत के आधार पर जिन कविताओं का पाठ विश्लेषण किया, उन विश्लेषण पद्धति पर एलियट का प्रभाव साफ दिखाई देता है। एलन टेट, क्लिंट बुक्स, F.R. लिविस, ब्लैकमर, एमसन, ये सारे परंपरा के प्रति जिस ढंग से अपना रुझान व्यक्त करते हैं उस पर एलियट की पूरी छाया और छाप है। J.C.P. रैनसम ने दी न्यू क्रिटिसिज्म में कृतज्ञ भाव कहा कि एलियट ही नई समीक्षा के सर्वाधिक प्रेरणादायी स्रोत में है। सबसे ज़्यादा कौन है फ्रेंड्स? एलियट ही। नई समीक्षा एक महान प्रेरक स्रोत के रूप में है क्योंकि इन्होंने इनकी सारी बुक भी बताई है इन्होंने, और यही इन्हीं को माना गया है सर्वाधिक स्रोत नई समीक्षा का, एलियट को। अब आलोचक देख लीजिए। आलोचक फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, जो है सभी नए आलोचक हैं। I.A. रिचर्ड्स 1893 से 1980 तक है इनका पीरियड। I.A. रिचर्ड्स का पीरियड देख लीजिए। गहन श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। रिचर्ड्स अर्थ विज्ञान के माध्यम से नई समीक्षा के क्षेत्र में आए। उन्होंने भाषिक विश्लेषण की जिस पद्धति को जन्म दिया उसे लगभग सभी नए आलोचकों ने आधार भूमि के रूप में अपनाया। रैनसम ने घोषित तौर पर कहा कि नई समीक्षा बहुत कुछ उन्हीं से आरंभ हुई। न्यू क्रिटिसिज्म में उन्होंने कहा ये वास्तव में रिचर्ड्स की काव्य चिंतन के दो प्रमुख आधार हैं। पहला कौन सा है? काव्य की दृढ़ मनोवैज्ञानिक पीठिका। ये देख लीजिए कौन कौन से है, पहला और दूसरा ही बताया गया है इसमें। दूसरा है काव्य का शब्दार्थ, प्रधान रूपात्मक विश्लेषण और मूल्यांकन। रिचर्ड्स को अच्छी तरह समझने के पश्चात ही क्लिंट बुक्स ने रिचर्ड्स की काव्य सिद्धांत को तनाव या अंतद्वंद का सिद्धांत कहा। रिचर्ड्स की काव्य मूल्य विषयक धारणा का आधार पाठक या आस्वादक के चित्त में उत्पन्न तनाव या अंतद्वंद की समाहिति ही है, जो काव्य अथवा कृति पाठक के चित्त में विरोधी भावों के सामंजस्य में जितनी सफल होती है उतना ही अधिक उसका मूल्य होता है। मूल्य का अर्थ पाठक के चित्त में विद्वान विविध प्रकार के विरोधी चित्तवृत्तियों में संतुलन या समीकरण की क्षमता। कलाकृति की यह काव्य कथ्य और रूप दोनों के द्वारा करती है। काव्य का मूल्य है अंतर्वृत्तियों के संतुलन या सामंजस्य से उत्पन्न परितोष। काव्य का नैतिक मूल्य है सफल सार्थक कृति या काव्य
अंतर्वृत्तियों में तनाव उत्पन्न करने के बाद अंत में उनमें सामंजस्य स्थापित करता है। कृति के रूप विधान शब्दार्थ लय छंद विधान अर्थात पाठ के सुपात्मक विशेषण के साथ संप्रेषण प्रभाव की क्षमता से युक्त रागात्मक भाषा इमोटिव यूज ऑफ लैंग्वेज प्रयोग के सामर्थ्य के द्वारा रिचर्ड्स ने अर्थ विज्ञान के नए आयामों का उद्घाटन किया। एक प्रकार से काव्य की निर्मिति में लक्षणा व्यंजना वक्रता विरोधाभास विडंबना सभी पर ध्यान केंद्रित किया। रिचर्ड्स ने द मीनिंग ऑफ मीनिंग, अब रिचर्ड्स की बुक देख लीजिए, कौन सी है देख लीजिए, रिचर्ड्स की बुक द मीनिंग ऑफ मीनिंग, ये 1923 में लिखी गई। आधार भूमि तैयार की इन्होंने, नई समीक्षा की इस पुस्तक में। इस पुस्तक के जरिए जो है, इस पुस्तक से सूत्र संकेत ग्रहण करते हुए नए समीक्षकों ने अर्थ के स्वरूप विवेचन की अनेक विधियों का नए ढंग से विकास किया। भाषा के विविध रूपों की जो गहन विश्लेषण पद्धति उनकी पुस्तक दी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। अब दूसरी पुस्तक कौन सी है फ्रेंड देख लीजिए, दूसरी पुस्तक है, ये नोट कर लीजिए, द प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में दृष्टिगत होती है। द मीनिंग ऑफ मीनिंग से ये पता चलता है, ये शुरुआत हुई इसी से कि यहाँ अलग अलग कविताओं के गंभीर पाठ विशेषण की परंपरा का सूत्रपात होता है। इससे नई समीक्षा ने पूरे मनोयोग से ग्रहण किया इसको। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 में, ये इनकी बुक है, ये भी नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। ये बुक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है किसकी बुक है। रिचर्ड्स ने भाषिक विश्लेषण की पद्धति में भाषा के वैज्ञानिक प्रयोग तथा काव्यात्मक प्रयोग के अंतर को स्पष्ट किया। उनके इस मत के बारे में बाद में विद्वानों में मतभेद हुआ। रिचर्ड्स ने अपनी आलोचनात्मक कृतियों से नए आलोचकों को साहित्यिक कृतियों के सूक्ष्म गहन विवेचन विशेषण और मूल्यांकन की प्रेरणा दी। तो फ्रेंड्स ये बाकी का हम कल पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही काफ़ी है। नई समीक्षा हम कल समाप्त कर देंगे। और फ्रेंड्स जहाँ तक मेरा ख्याल है 1-2 टॉपिक और बचे हैं, जो इकाई 3 है साहित्य शास्त्र की, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक ले लेंगे। और फ्रेंड्स अपनी तैयारी जारी रखिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए। आप पढ़ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, अब मैंने आपको बताया था कि आप वीडियो से भी पढ़िए और अपनी बुक से भी पढ़िए और सेल्फ स्टडी भी कीजिए। और जब मैं संडे को MCQs डालती हूँ वो भी देखिए, और मैं जितने भी शॉर्ट्स डालती हूँ उनको भी आप अच्छे से देखिए, क्योंकि उसमें मैं अपने सेल्फ स्टडी नोट्स डालती हूँ ताकि आपके काम आए। और फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। और तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, तक के नेक्स्ट